Ready? Good morning, my dear students. All of you are welcome to Jain Rozgar classes. I am K. Bhardwaj. I am ready to take you to the world of competition. Or in this world of competition, all of you will try to sink into the ocean of knowledge, particularly English language. And we know very well that English language plays a vital role in our competition and it helps us to get success in our examination. तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सारे बच्चे जो AEDO की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामना। आप काफ़ी जो है मेहनत के साथ जो है जुड़े और जैन रोजगार के ऊपर विश्वास दिखाने के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद, है ना। हमारी संस्था आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों के सेवा में हमेशा तत्पर रहता है और इस तत्परता के साथ आप लोगों को कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो इसके लिए जो है हम सारे शिक्षक लोग जो है कटिबद्ध हैं और संकल्पित हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो अपने कठिन परिश्रम के जरिए और अपने खास करके सही तरीके से तैयारी करने के जरिए ही अपने सफलता तक के पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आज मैं आप लोगों के सामने अपनी बात जो रखूंगा वो AEDO में पूछे जाने वाले जो खास करके इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस हैं, उस सिलेबस पे चर्चा करूंगा। तो सिलेबस में आप सारे बच्चे को पता है कि हमें मात्र 30 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है ना। वी हैव टू टेक एग्ज़ाम ऑफ 30 मार्क्स, है ना। सिर्फ 30 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है इंग्लिश में और वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। लेकिन 30 मार्क्स क्वालिफाई करना कोई जो है बच्चों का खेल नहीं होता है। लेकिन मैं डरा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी तत्परता आपकी चाहिए, प्रॉम्प्टनेस चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ यू शो योर प्रॉम्प्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन में लेस मात्र संदेह भी अगर तैयारी में रह जाती है तो ये हमारे सफलता को प्राप्त करने में बाधा बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी सेगमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं, वो सारे सेक्शंस पे मैं आपको दिखाऊं कि इडियम्स और फ्रेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इडियम्स और फ्रेज होता क्या है ये जान लीजिए। इडियम्स जिसको हिंदी में मुहावरा कहते हैं, तो मुहावरा पे आधारित भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और अगर उसका मीनिंग और अर्थ हम नहीं जान पाते हैं तो वैसे अवस्था में उस प्रश्न का हल करना असंभव होता है। तो इडियम्स और फ्रेज एक वोकेबलरी का पार्ट है ना। और वोकैब के जरिए जो है इसे हमें जानने के साथ साथ समझने और प्रयोग करने की ज़रूरत होती है, जिस पर हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखा जाता है। जैसे सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड मान के चलो कि कहा गया कि वैसा व्यक्ति जो विश्व का नागरिक हो उसे क्या कहते हैं। तो वैसा व्यक्ति जो विश्व का नागरिक होता है उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है कि अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, और इसके बाद 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उस ऑप्शन में से आपको एक सिंगल जो है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर करके आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वोकैब का ही पार्ट है, इसे भी जानना है। सेंटेंस करेक्शन, तो ग्रामर के आधार पे जो है सेंटेंस करेक्शन का प्रश्न पूछा जाता है। तो जब तक आप पूरे ग्रामर को थॉरो नहीं समझोगे तब तक के जो है आप सेंटेंस करेक्शन की बात नहीं कर सकते हो। तो सेंटेंस करेक्शन भी आपका है। एरर स्पॉटिंग भी ग्रामर से जुड़ा हुआ है ना। फिल इन द ब्लैंक्स आपका वोकैब से जुड़ा हुआ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आ सकता है ना, सिंगल वर्ड फिलर आ सकता है आपका, है ना। ये सिंगल वर्ड जो फिलर होगा इसमें से क्वेश्चन का जो मापदंड होगा वो शब्दों के भाव के आधार पे और जो है दूसरा ग्रामर के शब्द का भी इस्तेमाल किया जाएगा आपको सिंगल फिलर को बनाने में। इसलिए जो है आपको पूरे वोकैब और ग्रामर दोनों का तालमेल जो है अच्छे तरीके से करने के लिए सीखना होगा, है ना। तो व्हेन यू हैव कंप्लीट कमांड ओवर वोकैब एज वेल एज ग्रामर
देन यू विल बी एबल टू फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्ली विथ सेंस। ठीक है, तो इसमें डिमांड जो है वोकैब का सिंगल फिलर भरने में सेंस का भी होता है, शब्द के मीनिंग का भी होता है और ग्रामर का भी होता है। ठीक है, तो वाक्य का अर्थ समझेंगे तभी फिल कर पाएंगे, ग्रामेटिकल नीड्स का रिक्वायरमेंट है वो भी समझेंगे तभी शब्द आप सिलेक्ट कर पाएंगे, और शब्द का क्या ज़रूरत है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या ब्लैंक में डिमांड है, अगर इस बात को समझेंगे तब हम जो है फिलर बना सकते हैं। तो ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स पे भी क्वेश्चन होगा, और स्पेलिंग करेक्शन पे भी क्वेश्चन होता है। स्पेलिंग मिस्टेक अगर कोई 4 वर्ड दिए हुए हैं, उनमें से 4 शब्द में से किसी एक वर्ड का जो है खास करके हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो, तो उसे आइडेंटिफाई कर करके चिन्हित करना होता है और उसे पहचानना होता है। तो इन सारे तरीके के शब्दों को समझने के लिए आपको जो है पेपर पढ़ना चाहिए। अगर आप लगातार पेपर पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपका स्पेलिंग करेक्शन जो है अच्छा होगा। दूसरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बात है, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी जो है आपका पेपर रीडिंग से अच्छा होगा। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के माध्यम से भी पैसेज पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से एक पैसेज दिया हुआ होता है और उस पैसेज के आधार पे प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से 5 प्रश्न होंगे और इन 5 प्रश्न को जो है पैसेज के कंटेंट समझने के उपरांत ही आप इसे बना पाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। फिर वोकेबलरी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द होते हैं। कभी कभी तो समान शब्दों के लिए समान शब्द मांगा जाता है क्वेश्चन में, कभी जो है विपरीत शब्दों के लिए जो है उसके विपरीत शब्द मांगे जाते हैं। कभी कभी समान शब्दों का उल्टा शब्द भी मांगा जाता है कि ये इसका जो है इसका अपोजिट वर्ड दीजिए। ठीक है, तो वैसे अवस्था में सीनो और एंटो पे भी आधारित क्वेश्चन होते हैं। एक्टिव वॉइस पे अलग से क्वेश्चन होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन होगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो ग्रामर बेस्ड और वोकैब बेस्ड और जो है आपका जो है सेंस बेस्ड होगा, क्लोज टेस्ट पे क्वेश्चन होता है जो वोकैब बेस्ड होगा। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके AEDO एग्जामिनेशन में बीपीएससी जो कंडक्ट कर रही है इसमें पूछे जाएंगे। और ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अगर आप सारा टॉपिक कवर कर लेते हैं और समय रहते ही इस पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा भी जो है अब हम ग्रामर बेस्ड जो सिलेबस देखना चाहते हैं, तो अब यहाँ ग्रामर बेस्ड सिलेबस को हम बता देते हैं आप लोगों को। तो ग्रामर बेस्ड जो सिलेबस होगा, ठीक है, ग्रामर पे आधारित, तो ग्रामर में आपको सबसे पहला जो स्थान आता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आपको जानना होता है। ठीक है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका जो सिलेबस में आता है वो है आपका नाउन से लेकर के आपका प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है। ठीक है, आपका एडजेक्टिव, चौथा है आपका वर्ब। ठीक है, और 5वां है आपका एडवर्ब। एडवर्ब है जिसको आप क्रिया विशेषण कहते हो। 6ठा है कंजंक्शन, है ना, कंजंक्शन। और 7वां है आपका प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, है ना। और आपका 8वां है इंटरजेक्शन। ये आपका 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, और इस पर आपको कमांड होना चाहिए। इसके अलावा इस 8 टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इस पे तो कमांड होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर का एक अहम हिस्सा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अलावा भी आपको ग्रामर में कुछ अन्य चीज़ों को देखना होगा, अध्ययन करना होगा। वो होते हैं आपके टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस हैं। ठीक है, टाइम एंड टेंस।
टाइम एंड टेंस के अलावा जो है आपका इसमें आता है वॉइस, वॉइस, और इसके अलावा आता है आपका नरेशन, है ना, नरेशन, ठीक है। और इसके बाद भी आता है आपका अन्य चीज, वो है सिंटैक्स, है ना, सिंटैक्स, और जिसे हम दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका है आर्टिकल्स, है ना, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स पे ध्यान देंगे। आर्टिकल्स जिसमें आपको ए, एन, एंड, द के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है ग्रामर सेक्शन में देखना है। ग्रामर के बाद आपको जो है वोकैब का, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया, जिसमें से आपको पढ़ना था वोकैब में क्या क्या, बोलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, इडियम्स एंड फ्रेजेस था, सिनोनिम और एंटोनिम पे चर्चा थी। तो ये 4 प्रकार का, और एक है स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये 5 प्रकार की चीज़ों का अध्ययन आपको वोकैब में करना है। इसके अलावा कंप्रिहेंशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इन सारे तथ्यों को अगर समावेश करके देखा जाए तो सिलेबस जो है हमारा बिहार का बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ये पर्याप्त होता है, और इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो मैं आज जो है आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूँगा, है ना, मैं सीधे जो है टॉपिक पे चलूँगा। और टॉपिक पे मैं आज आर्टिकल्स का चर्चा सबसे पहले एक छोटे टॉपिक से शुरू करता हूँ, ठीक है, जो आपको समझना भी क्या होगा, आसान होगा। तो मैं आज आर्टिकल से शुरू करता हूँ क्लास, ठीक है। तो भाई आर्टिकल्स का संबंध मूल रूप से नाउन से होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे बेसिक रूप से जो है इससे अवगत होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर ऑफ द टॉपिक आर्टिकल, एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल में जो है खास करके एक वर्ड कहो या लेटर होता है जो प्राय नाउन के पहले आता है, दैट ऑफन कम्स बिफोर नाउन। किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। तो आर्टिकल वो शब्द है जो हमेशा नाउन के पहले आता है, और नाउन के पहले आने के साथ साथ जो है एक और काम करता है, ये नाउन के बारे में बताता है, नाउन की अवस्था के बारे में बताता है, नाउन के स्वभाव के बारे में बताता है। तो भाई आर्टिकल का प्रयोग करना खास करके ग्रामर में क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आर्टिकल एक प्रकार का कह सकते हो कि ऑर्नामेंट का काम तो करता ही है शब्दों के लिए, नाउन जैसे शब्द के लिए ऑर्नामेंट का काम तो करता ही है, लेकिन उसका स्वभाव भी बताता है कि कोई नाउन आगे जो है ना, आर्टिकल की उपस्थिति से पता चल जाता है कि वो नाउन सिंगुलर होगा या नाउन क्या है, प्लुरल है, या नाउन खास करके जो आने वाला है वो काउंटेबल है, या नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है। इन सारे स्थितियों के बारे में हमें आर्टिकल के प्रयोग से पता चल जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि आर्टिकल इज यूज जस्ट बिफोर नाउन एंड इट प्रिडिक्ट्स द नेचर ऑफ नाउन, इट ऑल्सो सर्टेनिफाई द पोजिशन ऑफ नाउन इन द सेंटेंस, ठीक है। तो आर्टिकल इज ए वर्ड और ए लेटर विच इज ऑफन यूज बिफोर ए नाउन एंड टेल्स अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ दैट नाउन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि आर्टिकल की उपस्थिति से हमें खास करके नाउन की अस्थायित्व का पता चलता है ना, और नाउन के स्वभाव का पता चलता है वाक्य में, ठीक है, और नाउन की अवस्था का पता चलता है वाक्य में। अब है कि आर्टिकल्स मूल रूप से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल में मूल रूप से ए एन को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? ए एन को रखा जाता है। तो भाई डिफिनिट आर्टिकल में द को रखा जाता है। तो भाई द क्या करता है? द का प्रयोग तो नाउन के पहले किया जाता है ना, और जब नाउन के पहले किया जाता है तो नाउन के अस्थायित्व का चर्चा करता है, ठीक है। कहता है कि आर्टिकल्स कैन बी यूज बिफोर नाउन बट नॉट ऑल नाउन्स आर यूज विथ आर्टिकल्स।
अब है कि एक चीज़ और समझना होगा कि सारे नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ करते हैं। तो भाई ज़रूरत कहाँ होती है ये अपने कैसे पता चलेगा? तो जब नाउन के साथ जब आर्टिकल का हम एसोसिएशन करवाएंगे तब पता चलेगा कि नाउन को, इस नाउन को आर्टिकल की ज़रूरत है और नहीं है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये दोनों कारण हम तभी जान पाएंगे जब हम उस नाउन के साथ उस आर्टिकल का एसोसिएशन करवाएंगे। ठीक है, कहता है देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, अब इंडिफिनिट आर्टिकल की चर्चा करते हैं तो ए एन की बात आती है, क्योंकि ए एन किसी नाउन की संख्या तो बताता है लेकिन उसके निश्चितता को नहीं बताता, उसके निश्चित अवस्था को नहीं बताता है। अब इंडिफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट नाउन फ्रेज इनटू ए डिस्कोर्स। मान लो किसी भी संवाद में, बातचीत में नाउन के पहले जो है आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, नाउन फ्रेज के साथ यूज करते हैं। दीज आर्टिकल्स आर कॉल्ड इंडिफिनिट बिकॉज देयर यूसेज इम्प्लाइज दैट द थिंग विच इज बीइंग रेफर्ड टू इज इन नॉन स्पेसिफिक। तो जिस नाउन की हम चर्चा कर रहे हैं उस नाउन के पहले अगर वो आर्टिकल यूज भी करते हैं इनका, तो नाउन स्पेसिफिक नहीं होता है, वो नाउन जनरल होता है। तो जब व्यापक अर्थों में किसी काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, व्यापक अर्थों में, जनरल सेंस में, है ना, तो काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, एक एग्जाम्पल के रूप में वर्ड का मैंने एग्जाम्पल लिया है ना। इसमें एग्जाम्पल दिया ही काउट ए वर्ड, है ना। अब ये किस प्रकार का वर्ड है ये पता नहीं है, लेकिन वर्ड का एक खासियत है कि वर्ड क्या है बोलो, कॉमन नाउन है। दूसरा वर्ड का खासियत क्या है बोलो, वर्ड काउंटेबल है। तीसरा वर्ड की खासियत क्या है, सिंगुलर है। तो जब कॉमन काउंटेबल नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, काउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा, तो वैसी अवस्था में उसके साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो ही काउट ए वर्ड का अर्थ हुआ उसने एक पक्षी पकड़ा, लेकिन पक्षी किस प्रकार का है ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ नॉन स्पेसिफिक रह गया। ये वर्ड क्या रह गया, नॉन स्पेसिफिक। तो जब कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाता है तो वो नाउन नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। लेकिन जब आर्टिकल द का प्रयोग जो है किसी नाउन के पहले किया जाता है तो वो नाउन अस्पेसिफिक होता है। क्या होता है, अस्पेसिफिक। तो भाई द का प्रयोग और ए एन का प्रयोग किसी नाउन को स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल्स आर जनरली यूज बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी कभी आपको आर्टिकल ए एन का प्रयोग करने का जरूरत पड़ता है तो वो नाउन निश्चित तौर पे काउंटेबल होना चाहिए। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात मैं औरली आपको समझा दूं कि भाई अभी ये जो है खास करके आप देख रहे हो बोर्ड पेन भी चीज इन माय हैंड। तो अब है कि एक पेन इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो गया बोलो, ये आपका सिंगुलर भी हुआ, काउंटेबल भी हुआ। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर दें मिल्क का या वाटर का, तो भाई ये मिल्क और वाटर द्रव्य है ना, मैटर है, पदार्थ है। दूसरा है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना, वी कैन नॉट काउंट। इसे हम तौल सकते हैं, वी कैन वेग इट, हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो जो भी पदार्थ, जो भी नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे सिर्फ मेजर कर सकते हैं, वेग कर सकते हैं, तो वैसे नाउन जो है अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिस इज एन एप्पल, तो एप्पल को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एन का प्रयोग किया मैंने क्योंकि एप्पल काउंटेबल है। कार क्या है बोलो, काउंटेबल है, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया। टीचर काउंटेबल है, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया। तो भाई जो भी काउंटेबल होंगे उसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे, और जो काउंटेबल नहीं होंगे उनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किन के साथ करेंगे, किन के साथ नहीं करेंगे, ये दो बातें तो स्पष्ट हो गई कि काउंटेबल होगा तो करेंगे और अनकाउंटेबल होगा तो इसके साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या क्या बात किया कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल में इंडिफिनिट आर्टिकल क्या करता है और डिफिनिट आर्टिकल क्या करता है। तो इंडिफिनिट आर्टिकल जो है किसी काउंटेबल नाउन को नॉन स्पेसिफिक बना करके रखता है, डिफिनिट आर्टिकल किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाता है ना। ये अंतर आपको समझना है। ठीक है, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं। प्रोसीड टू अनदर पॉइंट। अब हम आते हैं सीधे सीधे इंडिफिनिट आर्टिकल की बात करने के लिए हमें ए का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, किसका? ए का प्रयोग। अब कहता है इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ए काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन, इफ द फर्स्ट लेटर, ध्यान देना फर्स्ट लेटर, यहां लेटर की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे पहला बात में लेटर, फर्स्ट लेटर, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ए काउंटेबल, वैसा नाउन जिसको गिना जा सकता है, गिनने के बाद वो सिंगुलर हो और कॉमन हो। क्या बोलो, क्योंकि नाउन 5 प्रकार का होता है। क्या क्या बोलो? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, बोलो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन। तो ये 5 जो आपके नाउन हैं, इनमें से मैं सारे नाउन का बात नहीं कर रहा हूँ, इनमें से मैं एक विशेष प्रकार का नाउन का बात कर रहा हूँ, उनमें से मैं कॉमन नाउन का बात कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ? कॉमन नाउन का। तो कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन जिससे क्या होता है? जिससे जो है पूरे जाति का बोध हो। क्या हो बोलो? ए नाउन विच डिनोट्स एवरी पर्सन ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ ए क्लास, है ना, किसी वर्ग या समुदाय के जो है हर एक व्यक्ति या इंडिविजुअल को रेफर करता हो। जैसे अगर हम मैन कहते हैं तो पूरे मैन जाति का बोध होता है, अगर वुमेन कहते हैं तो पूरे औरत जाति का बोध होता है, अगर पेन कहते हैं तो पूरे पेन से संबंधित जितने प्रकार के पेन हैं सारे पेन का बोध होता है। तो भाई आप कहते हो कि वैसा नाउन जो कॉमन हो, है ना, एक नाम से काम चल जाए उस सारे प्रकार के जो है चीज़ों का, है ना। जैसे मैन कहने से पूरे मैन जाति का बोध हो गया, ठीक है, कॉलेज कहने से पूरे कॉलेज का बोध हो गया, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर नहीं, कॉमन। तो कॉमन में भी क्या हो बोलो? सिंगुलर हो, और सिंगुलर जब होगा, कॉमन नाउन होगा तो सिंगुलर प्लुरल 2 अवस्था में पाए जाते हैं। तो जब सिंगुलर अवस्था में होगा, ठीक है, तो उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे। क्या देखेंगे? फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर अगर क्या है बोलो? कॉन्सोनेंट है। क्या बोलो? कॉन्सोनेंट। तो अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। क्या है? फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे राजीव हैज बाउट ए न्यू कार, राजीव ने एक नया कार खरीदा। तो अब है कि यहाँ एन का साउंड देखो, एन का लेटर देखो, एन क्या है बोलो? आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, एन है कॉन्सोनेंट लेटर। तो कॉन्सोनेंट लेटर के पहले माय डियर स्टूडेंट आपको क्या लेना है? आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। अगर हम यहाँ ए के बदले एन का प्रयोग करेंगे ये बिल्कुल गलत होगा, है ना। इसी प्रकार से आप देख लो फिश में, है ना, तो फिश में एफ क्या है बोलो? ए भी कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इसलिए जो है यहाँ भी एफ के पहले मैंने क्या किया? ए का प्रयोग किया। तो अब समझ में आया कि आर्टिकल ए का प्रयोग करने के लिए आपका नाउन का होना क्या है जरूरी? सिंगुलर। और दूसरा क्या है? कॉमन, ठीक है, और तीसरा क्या है? काउंटेबल। तो सिंगुलर जो है काउंटेबल नाउन के साथ जो है हम क्या करते हैं? सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग। तो ये काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल ए लेंगे, ठीक है। दूसरा यूज में चलो, हम कहते हैं ए का प्रयोग सिंगुलर जो है काउंटेबल जो है नाउन और कॉमन, तो ये तो सिंपल आधार हो गया, ठीक है। वेन द नाउन डिनोट्स ए कंप्लीट क्लास, अगर पूरे जाति का बोध करवाता हो किसी वस्तु का या पूरे जो है व्यक्ति का या एनिमल का, तो वैसे अवस्था में जो है पूरे जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। व्हेन वी हैव टू डिनोट और रिप्रेजेंट द होल क्लास, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, समझना इस चीज को कि जब कोई जो है कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, और साथ ही साथ उसका उस वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता हो, कॉन्सोनेंट साउंड से भी शुरू होता हो।
कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड को हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो तो वैसे अवस्था में उस शब्द के पहले, उस नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे डी ओ जी डॉग, डॉग में डी आपका कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे आपने जब ए का प्रयोग किया, ए डॉग हैज 4 legs, तो ये पूरे जो है डॉग जाति के लिए बोध हो गया, डॉग के पूरे क्लास के लिए, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए ए का प्रयोग किया गया कि किसी भी कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्ते के 4 पैर होते हैं मतलब कुत्ता कोई भी हो उसके जब भी लेग्स होंगे तो कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ ए डॉग हैज 4 legs में ए जो है डॉग को काउंट तो कर रहा है लेकिन इसके पूरे क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी कभी जो है हम किसी व्यक्ति वस्तु की सिंगुलर या प्लुरल की अवस्था तो दिखाते हैं आर्टिकल के माध्यम से, कभी कभी जो है उस व्यक्ति या वस्तु के पूरे समाज और क्लास का अवस्था भी दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मान लो इंसान के बारे में भी कह सकते हैं कि ए मैन हैज 4 legs, तो सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब साइंटिफिक तरीके से हो, क्या हो बोलो, बायोलॉजिकल तरीके से सभी हो, क्योंकि यहाँ साइंस और विज्ञान की बात जो है आपके इसमें भी चलता है ना, इलॉजिकल चीज़ों पे यहाँ चर्चा हम नहीं कर सकते, ठीक है। ए मैन हैज़ 2 legs, आप लिख सकते हो कि आदमी के 2 पाँव होते हैं। ए मैन हैज़ 2 eyes, आदमी के जो है 2 आँख होते हैं। तो एक आदमी के ही 2 आँख नहीं ना होते, इससे पूरे मैन जाति का बोध होता है ना। ए मैन हैज़ 2 legs, ए मैन हैज़ 2 eyes, ए मैन हैज़ 2 hands, अगर बोलते हैं तो इससे पूरे मानव जाति का बोध होता है, मैन का बोध होता है। तो भाई ऐसे अवस्था में पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ए का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे देख लो, एज यूज बिफोर ए प्रोफेशन, पेशा के नाम के पहले भी ए का प्रयोग करते हैं। रैंक के नाम के पहले टाइटल, रिलीजन और नेशनलिटी बताने के लिए भी हम करते हैं। जैसे कोई पेशे से टीचर है तो इसके पहले भी हम ए का प्रयोग किया, है ना। अगर कोई जो है जापान का रहने वाला है तो जापानीज जिसे कहा गया, नेशनलिटी बताने के लिए किया, है ना। कोई अगर जाति धर्म से अगर हिंदू है तो हिंदू धर्म, हिंदू के पहले भी ए का प्रयोग किया गया। तो भाई आप नेशनलिटी बताने वाले शब्द के पहले भी ए का प्रयोग कर सकते हो, प्रोफेशन बताने वाले शब्द के पहले भी ए का प्रयोग कर सकते हो, रिलीजन बताने वाले शब्दों के पहले भी ए का प्रयोग कर सकते हो, या टाइटल बताने वाले शब्द का भी प्रयोग के पहले ए का प्रयोग कर सकते हो। टाइटल बताने वाले शब्द के पहले भी ए का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि एज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, एंड आफ्टर व्हाट एंड हाउ इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का अगर प्रयोग करेंगे तो वैसे अवस्था में जो है अगर व्हाट और हाउ से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शुरू होता है, किससे शुरू होता है, व्हाट और हाउ से, तो उसके साथ भी हम जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट ए मैन, है ना, क्या आदमी है ना, व्हाट अ मैन। तो एक्सक्लामेशन का भाव देने के लिए हम व्हाट और हाउ से अगर वाक्य शुरू होता है तो उसके साथ भी हम कर सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल अ वुमन सी इज, है ना। तो इस तरीके का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शुरू करने के लिए हम व्हाट और हाउ का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो नाउन आता है उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आओ, ए का प्रयोग इंडिफिनिट कलेक्टिव नाउन के लिए भी करते हैं। इंडिफिनिट कलेक्टिव नाउन, ध्यान रखना, ए का प्रयोग हम इंडिफिनिट कलेक्टिव नाउन के पहले करते हैं। तो इंडिफिनिट कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन तो डिफिनिट होगा नहीं, ठीक है, जब तक हम उसमें नाम मेंशन नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो डिफिनिट नहीं होगा। अब है कि ए टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स
और अगर हम लिखते हैं ये टीम ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, तो ये क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर जब ए का प्रयोग हम तब कर रहे हैं, है ना, जब यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर डिफिनिट नहीं है, किसी देश का नाम, किसी राज्य का नाम, टीम के साथ कोई प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ये जो है इंडिफिनिट अवस्था में, अगर इंडिफिनिट अवस्था में होती है तो उसके साथ भी जो है कलेक्टिव नाउन के साथ भी आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब ये बंडल ऑफ मनी लिखा, तो अब है कि ये बंडल ऑफ मनी जो है किसी प्रकार का करेंसी हो सकता है। ठीक है। अब किस प्रकार का है इसमें चर्चा नहीं है, इसलिए इंडिफिनिट है, तो इंडिफिनिट कलेक्टिव नाउन के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग रेट बताने के लिए करते हैं, दर बताने के लिए। जी हाँ, रेट बताने के लिए, है ना, कोई चीज़ बिकता कैसे किलो है, क्या रेट है, क्या किस दर पे बिकता है, तो 10 रुपीज ए किलो। अगर हम लिख बता दें कि राइस सेल्स 10 रुपीज ए किलो, तो राइस सेल्स 10, चावल 10 रुपये प्रति किलो के अर्थ रेट से बिकता है। तो यहाँ ए का प्रयोग जो है रेट बताने के लिए करते। अरे ये यहाँ क्या बता रहा, पर, है ना। तो अब है कि 10 रुपीज ए किलो इक्वल टू क्या हो गया, 10 रुपीज पर किलो। ठीक है। अब है कि 50 वर्ड्स अ मिनट। कोई व्यक्ति अगर टाइपिंग कर रहा है ना, 1 मिनट में कितना कर रहा है ना, तो 1 मिनट में जो है ये 50 वर्ड्स टाइप करता है, ये भी रेट बताता है। अब है कि पर के अर्थ में, तो मैंने बताया किस अर्थ में, बोलो, पर के अर्थ में जो है ए का प्रयोग करते हैं। 10 रुपीज पर किलो आया ना, 50 रुपीज पर मिनट, है ना। तो जब ए का प्रयोग दर बताने के लिए करते हैं तो ए जो है अर्थ देता है पर मतलब प्रति, है ना। पर मतलब क्या हुआ, प्रति, प। आपका नेक्स्ट यूज, चलो देखो, ए का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं जब एडजेक्टिव को सिंगुलर नाउन फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, बोलो, एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, डांसर एक नाउन है और इस डांसर को फॉलो कर रहा है एडजेक्टिव गुड, है ना। तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के पहले किया गया, है ना। लेकिन ये पोजीशन जो है प्रिडिक्ट कर रहा है, ये यहाँ उपस्थित होकर के कि आगे कोई नाउन आने वाला है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो साउंड फॉलो कर रहा है वो डांसर का फर्स्ट लेटर का नहीं, वो गुड के फर्स्ट लेटर का जो है साउंड फॉलो कर रहा है, गुड, है ना। तो जी यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके अनुसार आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ क्या है, किया गया। माधुरी इज ए गुड डांसर, माधुरी एक अच्छी नर्तकी है। लता इज ए मेलोडियस सिंगर, यहाँ पर ए जरूर बता रहा है वाक्य में उपस्थित होकर के कि आगे कोई नाउन आने वाला है, लेकिन अपने प्रयोग को लेकर के ए जो है सिंगर के फर्स्ट लेटर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये जो है एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर, ये एडजेक्टिव जो मेलोडियस लिखा हुआ है इस एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर पे डिपेंडेंट है। मतलब एम आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, इस साउंड के आधार पे हम यहाँ ए का प्रयोग कर रहे हैं। लता इज ए मेलोडियस सिंगर। क्लियर हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर आर्टिकल का रूल जो है वो ये बताता है कि आर्टिकल का प्रयोग हम ए का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले भी करते हैं, लेकिन कब, जब वो एडजेक्टिव अकेले नहीं हो वाक्य में, एडजेक्टिव के आगे कोई नाउन आ रहा है और वो भी नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। और कॉमन नाउन होनी चाहिए। ठीक है। तो वह कॉमन काउंटेबल नाउन होगा और सिंगुलर अवस्था में होगा। अगर एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन तो उस एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आगे देखो, व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के तरह किया जाता है, जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के तरह किया जाता है, ध्यान देना, मतलब वर्ब कभी कभी नाउन का भी व्यवहार करता है। अगर वो वर्ब का आचरण नाउन के जैसा होगा, व्यवहार नाउन के जैसा होगा, तो वैसे अवस्था में उस वर्ब के पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, है ना।
अब है कि आई सेल टेक ए बाथ। अब यहाँ बाथ शब्द वर्ब हुआ करता है, ध्यान देना, लेकिन कहते हो कि मैं स्नान सुबह में करूँगा, तो आई सेल टेक ए बाथ इन द मॉर्निंग। यहाँ बाथ का प्रयोग जो है खास करके बाथ का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया, जबकि ये बाथ क्या होता है बोलो, वर्ब। तो आई टेक ए बाथ इन द मॉर्निंग, दे हैव गॉन फॉर ए वॉक। वॉक प्राय वर्ब के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉक का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है ना, तो नाउन के रूप में किया गया है, तो इसलिए इसके पहले क्या किए बोलो, ए का प्रयोग किए। तो जब आर्टिकल ए का प्रयोग करना हो वर्ब के पहले, तो वर्ब वो नहीं रह जाता, वो वर्ब नाउन हो जाता है, तो वैसे अवस्था में ए का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग प्लुरल नंबर के पहले किया जा सकता है, ठीक है, क्या पहले किया जाएगा, इज यूज्ड बिफोर ए प्लुरल नंबर द फोर्थ कमिंग नाउन बिकम सिंगुलर, तो उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। 5 डेज मैच, और 5 डे मैच यहाँ पे लिखा बेटा है ना, और 5 डे मैच वैसा मैच जो 5 दिनों के लिए खेला जाएगा। कितने दिन के लिए खेला जाएगा, 5 दिनों के लिए, तो यहाँ 5 डे मैच यहाँ लिखा, ठीक है, तो मैच यहाँ पर क्या है बोलो, सिंगुलर, लेकिन कितना दिन खेला जाएगा, 5 दिन। तो भाई कभी एडजेक्टिव जो है आपका ऐसा हो जो प्लुरल का भाव दे रहा हो, लेकिन अगर उससे जो है खास करके एक नया भाव क्या मिल रहा है, नया भाव मिल रहा है कि ये जो मैच होगा सामूहिक रूप से 5 दिन का होगा, सामूहिक रूप से 5 दिन का होगा, तो वैसे अवस्था में हम ए का प्रयोग इसके पहले करते हैं, ठीक है। 10 डेज ट्रिप को हम लिख सकते हैं, ए 10 डे ट्रिप लिखते हैं, तो 10 डे में एक याद रखना कि यहाँ हाइफन का प्रयोग होगा, और यहाँ भी 5 डे मैच जब लिखेंगे तो हाइफन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब है कि 5 डेज में और 5 डेज में क्या अंतर है, ये जो है अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि कब हम जो है 5 डेज लिखते हैं और कब 5 डे लिखते हैं। ध्यान देना, जब हम 5 के बाद नाउन प्लुरल रखते हैं तो यहाँ पर जो है 5 दिनों को काउंट करता है, ठीक है, लेकिन जब 5 को और डे को हाइफन से जोड़ देते हैं तो ये 5 डे यहाँ पे नाउन का काम नहीं कर करके ये दोनों मिल करके एक एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, और यहाँ पे आने वाला नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो वैसे अवस्था में हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जब किसी काउंटेबल नाउन को, है ना, किसी काउंटेबल नाउन को खास करके जब हम डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं, जैसे 1 2 3 है ना, 4 5 6, तो ऐसे अवस्था में हाइफन के द्वारा जोड़ने के बाद ये एडजेक्टिव बन जाता है, और इस एडजेक्टिव के साथ हम जो है सिंगुलर नाउन लेते हैं, और सिंगुलर नाउन के कारण जो है हम उसके साथ जो है आर्टिकल ए का प्रयोग। इस रूल में देखा कि इसमें 5 डेज मैच लिखा, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 डे मैच। 10 डेज ट्रिप को हम लिख सकते हैं 10 डे ट्रिप। कब लिख सकते हैं, जब 10 और डे के बीच में हाइफन डालेंगे, और 10 और डे यहाँ पर जो है जो लिखा हूँ मैं, ये किस चीज़ का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तब ये क्या हो गया, आपका ट्रिप नाउन हो गया, नाउन कैसा, सिंगुलर, और तब जो है इसके लिए ट्रिप के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया कि एक ट्रिप होगा जो कितने दिनों का होगा, 10 दिन का होगा, है ना, ट्रिप विल बी ऑफ 10 डेज, ठीक है। तो हम जो है आर्टिकल को फिर कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैं सोचा कि आप लोगों का क्लास शुरू कर दिया जाए, ठीक है, और इस पे जो है क्वेश्चन भी जो है मैं करवाऊंगा, है ना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, लेटर वी शैल डिस्कस इट्स नेचर ऑफ क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, wait for another class, thanks।